स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईटीआई हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल जुलाई में, उसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, हॉस्टल वार्डन का। ठीक, तो हो सकता है कि ये व्यापम द्वारा ही लिया गया था, तो ये जो आईटीआई हॉस्टल वार्डन का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जो है अभी रिसेंटली होने वाले सितंबर वाले एग्जाम में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि आईटीआई हॉस्टल वार्डन में जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको जो है हम लोग नहीं करेंगे। बाकी 70 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। तो जो प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किसका यूज होता था, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है क्या होता था, यूज होता था। ठीक है, किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का। तो आप लोग बोल रहे थे कि ये जो पीडीएफ है ये आंसर के साथ प्रोवाइड करिए करके, तो इसीलिए जो है अब मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा और इसी पीडीएफ को क्या करूंगा, आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, प्रथम जनरेशन में ये हो गया आपका। उसके बाद जो है सेकेंड जनरेशन की अगर बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी सर्किट का हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में किसका हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का जो है हुआ था। और उसके बाद फिफ्थ में जो है आपका किसका हुआ था, वीएलएसआई। इस तरीके से अलग अलग जनरेशन में जो है अलग अलग तकनीक का जो है उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और ईमेल और प्राप्त करने में मदद करता है। तो किसके सहायता से हम लोग ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, मतलब संदेश भेज सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ईमेल। आप ईमेल की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जो है मेल भेज सकते हैं और उसमें से आप क्या कर सकते हैं, रिसीव भी जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो सही इसका आंसर है, पिक्टोरियल के लिए आप किसका यूज करेंगे, प्लॉटर का जो है उपयोग जो है आप करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लॉटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग मतलब फिजिकल पार्ट कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, बचा कौन सा आपका, हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू, प्रोसेसर, ये तो सब हार्डवेयर के अंतर्गत ही आएंगे ना। चलिए अब यहां पर देखो, स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो जो 1 KB है ये आपका बराबर होगा किसके, 1024 बाइट के। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टोरेज कैपेसिटी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो आपका क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, और 4 बिट जो होते हैं, ये 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, 8 बिट मिलकर जो है एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1024 बाइट जो मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, 1 किलोबाइट बनता है। फिर उसके बाद 1024 किलोबाइट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 MB बनता है। ठीक है, उसी तरीके से 1024 MB जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 GB बनता है। उसी तरीके से 1024 GB जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टेराबाइट बोलते हैं। फिर 1024 टेराबाइट को क्या बोलते हैं, पिज़ाबाइट बोलते हैं। फिर एक्साबाइट बोलते हैं, फिर जीटाबाइट बोलते हैं, लास्ट में योटाबाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका मेमोरी से रिलेटेड जो है रिलेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ना, ये क्या करता है, रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा डैमेज करता है और इसको हटाना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है,
ट्रोजन जो होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, अपने खुद की कॉपी जो है करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है, आपका प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी माउस हो गया, कैमरा हो गया या वेब कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, यह सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और जो सीडी होता है, सीडी की अगर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सीडी हमारा कितना स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, ये जो है आपका 700 MB का स्टोरेज कैपेसिटी जो है रखता है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो कितना स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, 1.44 MB रखता है। जो डीवीडी होता है ये कितना स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, 4.7 GB रखता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका डीवीडी के बाद जो एचवीडी, इस तरीके से जो भी आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसका भी आपको कैपेसिटी जो है ध्यान में रखना है, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देखिए निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है, तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रण करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस तरह का प्रोग्राम रो और कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है, तो रो और कॉलम से संबंधित आपका एमएस एक्सेल होता है, जिसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी जो है हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस आपका मतलब सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल आपका जो है एक सर्च इंजन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा नहीं है पूछा, तो गूगल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है गिवन ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है, स्टोरेज भी विशेषता है, ऑटोमेशन भी है, लेकिन जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि, ये जो आईक्यू है ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर खुद से सोच समझ के जो है नहीं करता, उसको आप जैसा प्रोग्राम देंगे उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करके आपको क्या करेगा, आउटपुट जो है देगा। अगला क्वेश्चन है, देखो खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। सर्च, जैसे आप गूगल में कोई चीज टाइप करोगे तो पूरा गूगल क्या करेगा, पूरा जितना भी रिकॉर्ड्स है सबको सर्च करेगा, फिर आपके सामने जो है रिजल्ट जो है प्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कहा जाता है। जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब किसी पर्टिकुलर टाइप के काम को करने के लिए बनाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं, तो जो कोडित निर्देशों की सूची होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आपका प्रोग्राम से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है, और यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से हाई लेवल भाषा को जो है वो क्या करता है, समझता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है, तो कंप्यूटर के पिता कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अच्छा, बिल गेट्स किससे संबंधित है और स्टीव जॉब्स किससे संबंधित है, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं, या तो उसके प्रेजेंट में सीईओ रह चुके हैं, या जो भी है वो बहुत फेमस है, उनका आप जो है कमेंट करके बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि निम्न में से क्या सीपीयू का पार्ट नहीं है, तो सीपीयू का पार्ट नहीं है अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट, ये व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है ना, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसको आंसर जो है इसमें एएलयू को जो इसमें लिया है। आगे बढ़ते देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो एप्लीकेशन के आधार पर आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड होता है, लेकिन रिमोट इस टाइप का कोई भी कंप्यूटर जो है नहीं होता है एप्लीकेशन के बेसिस पर।
आगे बढ़ते देखो, यहाँ से गणित का क्वेश्चन जो है शुरू हो गया है। ठीक है, तो गणित के क्वेश्चन भी हम लोग शुरू करते, सॉल्व करते। देखो क्या दिख रहा है आपको, निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इनटू आपको जो समांतर जो यहाँ पर भुजाएं हैं उसका योग। जैसे मान लेते हैं कि इस भुजा का नाम ए है और इस भुजा का नाम बी है और ये इसका ऊंचाई एच है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो समांतर साइड है उनका योग गुणित ऊंचाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 1/2 दोनों को जोड़ो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और ऊंचाई कितना है 5। तो 35/5 मतलब 17.5। ठीक है, तो 17.5 मीटर स्क्वायर किसमें दिया है, मीटर में, अच्छा इंच में दिया है, सॉरी इंच में दिया है, तो वर्ग इंच हो जाएगा या इंच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 17.5 है कि नहीं, ऑप्शन में देखते हैं, हाँ 17.5 ये हमारे तीसरे नंबर का ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगले प्रश्न पे, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए एक समांतर चतुर्भुज हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, यहां पर रहेगा ए, यहां पर रहेगा बी, यहां पर रहेगा सी और यहां रहेगा डी। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि जो ए ई है वो लंब है किस पर, डीसी पर। मतलब यहां से एक हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा ए ई जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसी तरीके से सी एफ जो परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर। अब सी से आपको क्या करना पड़ेगा, एडी पर इस तरीके से फिर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सी एफ, और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी बराबर 10 आपको दिया है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ए बी 10 है तो हमारा डीसी भी कितना होगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो ए ई है, ए ई आपका ये वाला हाइट, ये हाइट कितना है आपका 6 है, और सी एफ कितना है, ये आपका 5 है। तो आपको बोल रहा है कि एडी का मान कितना होगा, ये वाला साइड आपको बताना है। सो देखो, अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर से आप क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणित क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, या बेस इंटू क्या होता है, क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो दोनों साइड आप वही फॉर्मूला लगा लो, बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में देखो, यहां पर हमें 2 ऊंचाई दिया है और 2 आधार दिया है। तो पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आधार किसको लेंगे, डीसी को। ठीक है, दोनों साइड वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना समांतर चतुर्भुज का। तो पहले वाले में हम लोग बेस लेंगे किसको, डीसी को, और इसमें हाइट किसको ले लेंगे हम लोग, एई को। ठीक है, और दूसरे वाले में बेस किसको ले लेंगे हम लोग, एक बार एडी को ले लेंगे, और उसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितना है आपका सी एफ है कि नहीं। दोनों साइड अब इसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो डीसी हमारा कितना है, डीसी है 10, और एई हमारा कितना है, एई है हमारे पास 6। एडी तो हमें निकालना है, सीएफ हमारे पास कितना है 5, तो 5 1 जार 5 2 जार, तो 6 2 जार कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो एडी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर जो है होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहां पर दिया, देखो दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, एक रेखा है मतलब इसमें जो टोटल एंगल जो होंगे यहां से लेके यहां तक, ये एक रेखा है, तो इसका टोटल समेशन कितना होगा, 180 अंश होगा। तो x का मान आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर हम लोग 40 प्लस 4x और 3x तीनों को प्लस करें तो कितना होना चाहिए आपका 180 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा जो होता है वो 180 अंश का कोण बनाता है। ये 40 यहां जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7x, और 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 40 बचेगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री जो है या 20 अंश जो है आ जाएगा, मतलब सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात जो है 7:2 है। मतलब अभी आपको फादर और उसके बेटे का जो है क्या दिया है, पिता और पुत्र का जो है एज का जो है रेशियो दिया है। सो वर्तमान में जो फादर है और जो सन है उसके एज का जो रेशियो है वो 7:2 है।
तो मान लेते हैं कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 7x है और बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो 2x है। 10 वर्ष पश्चात, अब बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद, ठीक है, 10 वर्ष के बाद, तो जो भी वर्तमान आयु उनका अभी है, 10 साल बाद 10-10 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। जैसे कोई फादर का आयु अगर 20 साल है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 10 साल बाद फादर का जो एज है वो कितना हो जाएगा आपका? देखो 7x+10 हो जाएगा। और सन का कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज अगर 2x है तो उसका भी तो 10 साल बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पिता का ही आयु बढ़ते जाएगा, बेटा वही का वही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 10 साल बाद उनके आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 9:4 है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7x+10 अनुपात 2x+10, और ये अनुपात किसके बराबर है? देखो 9/4 के। अब इसको आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? ये आपका 28, और ये हो जाएगा 10 चौक 40, और ये हो जाएगा 9 दूने 18, और ये हो जाएगा आपका 90। तो यहां से जो है हाँ 9, ठीक है। अब यहां से 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10x बचेगा। 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 5 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है? देखो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? 7x, x की जगह 5 रख दो तो 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर बेटे का पूछता तो 5 दूने कितना हो जाता? 10 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखो 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपको? 50 संख्याओं का औसत जो है कितना है? 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 50 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? तो देखो 50 का जो औसत है वो 38 है। तो वो जो 50 जो अंक होंगे उस अंकों का योग कितना होगा? अंकों का योग होगा आपका 50 गुणित 38। आप ये पढ़े हो कि नहीं? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? जो दिए गए पद है उनका योग बटे में उनकी संख्या होती है। तो अगर मुझे दिए गए पदों का योग निकालना है, मतलब ये वाला मान निकालना है, तो ये n इसको जाकर क्या करेगा? गुणा करेगा कि नहीं? मतलब औसत गुणित पदों की संख्या बराबर पदों का योग निकल कर आएगा। तो उसी तरीके से मैं यहां पर वही किया। 50 पदों का योग कितना हो जाएगा? यहां से जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, किसका किसका? 38 और 50 का। तो 38 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 38 गुणित 50 करेंगे 1900 आएगा। तो जो 50 पद है ना, उन 50 पदों का योग कितना है? 1900 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से क्या करना है? हमें 45 को और 55 को क्या करना है? माइनस करना है, मतलब 100 कम कर देना है। तो अब कितना हो जाएगा? 1800। अब ये जो 1800 है, क्या ये 50 पदों का योग है? नहीं, ये कितने पदों का योग है? 48, क्योंकि 2 पद बाहर निकल गए। तो 48 पदों का योग इतना है, तो हमें औसत निकालना है। तो औसत 48 पदों का कितना हो जाएगा? 48 पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो अब यहां से ये हो जाएगा 1800 बटे में 48, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1800 बटे में 48, तो ये आएगा 37.5, 37.5। तो इसका सही आंसर जो है ये आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दी गई आकृति, थोड़ा सा देख लेते हैं। दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज एबीसी और एक समबाहु त्रिभुज बीसीडी को दर्शाता है। मतलब आपको नीचे एक चित्र दिया हुआ है, उसमें जो एबीसी है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, और बीसीडी जो है वो आपका क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। आपको क्या करना है? जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें बीसी बराबर कितना दिया है? देखो ये बीसी बराबर आपको 8 दिया हुआ है। एसी बराबर कितना है? 16। तो अगर देखो बीसीडी अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये अगर 8 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 8, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 8। और सिंस एसी बराबर 16 है तो 16 में से 8 तो ये हो गया, तो ये वाला बचा कितना? ये भी 8 हो जाएगा। तो ये सारे चीजें हम लोगों को इतना जो है मालूम है। अब हमें छायांकित भाग का क्या निकालना है? एरिया जो है निकालना है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो देखो यहां पर हो जाएगा हाफ, बेस हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने के लिए पहले जो है आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग हो जाएगा। तो अब AC देखो, AC कितना है हमारा 16, तो 16 का वर्ग हो जाएगा, बेस कितना है 8 का वर्ग हो जाएगा, AB मतलब हाइट का स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो 16 का कितना होता है 256, 256 में से 64 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यहां से 256 में से 64 को हटाने से 192, 192 का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 192 बराबर AB। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको 192 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, देखो 8√3। ठीक है, 8√3 बराबर AB। ठीक है, 8 8 64, 64 3 कितना होता है 192। ठीक, अब देखते हैं यहां पर इसके बाद आगे क्या होगा। तो हाइट हमारा कितना आ गया, देखो 8√3, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32√3। ये हमारा त्रिभुज का क्या निकल कर आ गया, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखो BCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर ये हो जाएगा √3/4, भुजा हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 और ये हो जाएगा हाँ कितना होगा 8 8 64 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16√3। अब इसके बाद देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाला जो त्रिभुज है, ठीक है 32√3, उसमें से ये वाला छोटा वाला जो खाली दिख रहा है उसको हटा देंगे, तो हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16√3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा नहीं, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है ना, 1.732 गुणित हम लोग करेंगे 16, 1.732 गुणित 16, तो ये आएगा 27.7। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका 27.7 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप √3 का वैल्यू को चेक कर लीजिएगा कि इतना होता है कि नहीं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है यही जो है इसका वैल्यू जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये तो आपका एक थ्योरम पर बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, यदि AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, अब देखो यहां पर एक AB है और एक CD है, ये दोनों जीवाएं हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु E पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और ये जो PQ है ये आपका व्यास है। तो PQ अगर व्यास है ना, तो यहां पर ये जो कोण बनता है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये एक प्रमेय है, उसके आधार पर इसको ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि दो जीवाएं किसी व्यास को काटती हैं और जीवाएं अगर बराबर है तो उनके द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस नियम का उपयोग करके आप वहां पर जो है उसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 11 है, तब बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई जो है 11 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, बेलन के आधार का त्रिज्या हो जाएगा। इस तरीके से अगर बेलन है तो ये जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये वृत्त है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि कितना दिया है आपको 21 दिया हुआ है।
ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 11 दिया है। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आएगा, इसको जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 गुणित 21 करेंगे तो हो जाएगा 21 21 13 231 231, मतलब ये जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 20 जो वस्तुएं दी गई हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके, x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से। और प्रॉफिट मतलब लाभ कितना दिया है हमें, 25% जो है दिया है। अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 20 बटे में x और इनटू में सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप लाभ का सूत्र लगा लो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग हमारे पास कितना है 25%, तो 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 20 अपॉन में x इंटू सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो जब इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 1/4। यहां से कॉस्ट प्राइस कॉमन निकाल के नीचे वाले के साथ कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में बचेगा 20 माइनस एक्स बटे में एक्स। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 4x माइनस 4x यहाँ हो जाएगा 5x, 5x बराबर 80, x बराबर यहां से आएगा 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 16 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको, जनसांख्यिकी लाभांश है तो 15 से लेके 59 वर्ष की आयु के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही। देखो दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, दोनों ट्रेनों मतलब ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर समय का जो सूत्र होता है वो होता है आपका सब ऑफ लेंथ, मतलब जो रेल दिए हैं रेल के मतलब जो जितने भी ट्रेन दिए हैं, यहां पर दो ट्रेन दिए हैं तो दोनों ट्रेनों के जो है लंबाइयां कितनी है उसको हम लोगों को जोड़ना है और उसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, दोनों के गति का अंतर, नीचे में क्या रहेगा गति का अंतर, ये इसका सूत्र होता है। तो देखो गति का अंतर कितना हो जाएगा 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 मतलब कितना आ जाएगा 72, लेकिन ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो लंबाइयां जो दी गई है वो किसमें है मीटर में, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो किलोमीटर को अगर बदलेंगे तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, 18 दूनी 36, 18 चौके 72 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो इनके गति का अंतर कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। और ऊपर में दोनों को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 240, 240 बटे में 20 करेंगे तो यहां से आएगा 12 सेकेंड। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में वो 12 सेकेंड का समय जो है लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको एक बिंदु दिया है ए जिसका निर्देशांक है देखो आपके सामने 8,2, वहीं पर एक दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 4,6। एक रेखाखंड का अंतिम बिंदु है तो रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मध्य बिंदु सी है और सी का निर्देशांक एक्स और वाई है। तो आपको मालूम होगा छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो अगर ये मान लेते हैं x1 है और ये y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है और ये y2 है, तो आप x कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2 और y कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहां पर देखो x1 कितना है 8 और x2 कितना है 4, 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। यहां पर देखो y1 कितना है ऋण 2 और y2 कितना है 6, तो ऋण 2 धन 6 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे में 2 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका 6,2 जो है इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार बनाने वाली एक कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस खाता तैयार कर रही है, इसमें किस किस शीर्षक के अंतर्गत उत्पाद श्रम लागत शामिल होगा, तो वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या मतलब आपको दिया देखो 4 × 4 = 3 7, 7 बटे में 4 मीटर ये आपको दिया हुआ है।
11 किलोमीटर की यात्रा करने में यह कितना चक्कर लगाएगी। तो वृत्ताकार पहिए का हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि परिधि कितना होगा। ठीक है, परिधि कितना होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे एक बेलना, एक हमारे पास वृत्त है, इसका परिधि मान लेते हैं 100 मीटर है। मतलब जब ये एक बार घूमेगा, मतलब 100 मीटर की दूरी को तय करेगा। दो बार घूमेगा तो 200 मीटर को कवर करेगा। 3 बार घूमेगा तो 300 मीटर को कवर करेगा। 4 बार घूमेगा तो 400 मीटर को कवर करेगा। तो जितना परिधि होगा एक बार घूमने में, उसको उतना दूरी जो है तय करना पड़ेगा। तो हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 गुणित 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना है, 7/4। 7 और 7 कट गए, 2 और यह हो जाएगा 11 दूने 22, यह हो जाएगा 4। तो एक बार घूमने में वो कितना मीटर दूरी तय कर रही है, 11 मीटर का दूरी तय कर रही है। तो इस यहां पर कुल उसको कितने बार घूमना पड़ेगा, तो कुल घूमना पड़ेगा, देखो कुल दूरी बटे में एक बार घूमने में। तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू कर देते हैं, और नीचे में एक बार में कितना घूम रहा है, 11। तो यहां से कितना बचा, 1000 बार उसको घूमना पड़ेगा, तब वो 11 किलोमीटर की दूरी को क्या कर पाएगा, तय कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एक व्यक्ति के पास 1600 रुपए थे। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास 16,000 रुपए है, जिसका एक हिस्सा, मतलब उसने एक हिस्सा को क्या किया, वो एक हिस्सा कितना है हमें नहीं पता। मान लेते हैं पहला हिस्सा x है, तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 16,000 में से x को हटा देंगे। 4% की दर से, मतलब पहले हिस्से को उसने 4% की दर से किसी को दिया, और दूसरे वाले को उसने कितने प्रतिशत से दिया, 5% की साधारण ब्याज से उसने दिया। यदि एक वर्ष, अब समय कितना है देखो, एक वर्ष, और दोनों को मिलाकर जो ब्याज मिलता है वो कितना है, 700 रुपए है। तो हमको बताना है कि 4% में जो दिया गया पैसा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहां पर देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, और दोनों को मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है, 700 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x बटे में 100, और ये हो जाएगा 16 पंचे आपका 80,000 माइनस 5x बटे में 100 बराबर 700। अब यहां से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x धन 80,000 ऋण 5x बराबर आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर आपका माइनस एक्स बचेगा। माइनस को मैं इधर भगा देता हूं, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स का मान जो है आ जाएगा 10,000। ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10,000। तो कितना उधारी दिया गया था, तो इसका सही जवाब है उधारी दिया गया था 10,000 रुपए, क्योंकि आपको पूछा है कि एक्स वाले हिस्से को कितना दिया गया था। ठीक है, तो अच्छा 1 मिनट, सही है ना, हाँ सही तो है। तो 35 का हो जाएगा सही आंसर हमारा 10,000। ठीक है, 4% की दर से उधार दिया गया धन कितना था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और P इंटू आर इंटू एक वर्ष दिया था, इसीलिए जो है ये अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 पंचे 80, और ये हो जाएगा ऋण 5x। ऋण 5x में से यहाँ पर माइनस x आएगा, तो 10 यहाँ बचेगा 80,000। 80,000 में से 10,000 हटा देंगे तो हाँ 10,000 बचेगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, वह 4 घंटे 12 मिनट में कितना घूमेगी। ये तो छोटा सा आपको क्वेश्चन है। देखो, अब देखो 24 घंटे घूमने में, यहां पर आप लिख लीजिए 24 घंटे अगर घूमता है, इसका मतलब 360 डिग्री घूमेगा। तो 1 घंटा घूमने में कितना समय लगेगा, तो आप 360 को भाग दे दो किससे, 24 से। 12 दूने 24, 12 तिया 36, ठीक है, मतलब 15। तो 1 घंटा घूमने में मतलब 15 डिग्री जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना कवर करेगा, 15 चौके 60। अब 12 मिनट इसको कैसे करेंगे, इसी को बदल लो भाई। 1 घंटा मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 15 बटे में 60, मतलब 15 चौके 60, मतलब 1/4। तो 1 मिनट में 1/4,
तो 12 मिनट में कितना घूमेगा, तो 12 से गुणा कर दो, 12 गुणित 1/4 मतलब कितना आएगा 3। तो टोटल कितना हो जाएगा देखो, 4 घंटा घूमने में 60 और 12 मिनट घूमने में 3, मतलब कितना डिग्री रोटेट होगा, 63 डिग्री जो है वो रोटेट जो है करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 डिग्री। चलिए अब यहां पर देखो 50 अंश, 60 अंश और एक और आपको दिया हुआ है देखो 70 अंश, ठीक है, के कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जहां पर आपको ये जो मान है वो दिया रहेगा, तो ऐसे आप अनंत त्रिभुज जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 38वें नंबर के प्रश्न पे। 38वें नंबर का जो प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण, अब अनुपात में दिया तो चतुर्भुज का पहला कोण मान लेते हैं 4x से, दूसरा कोण मान लेते हैं 5x से, तीसरा कोण मान लेते हैं 10x से और चौथा कोण मान लेते हैं 11x से। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आपको मालूम है कि कितना होता है, 360 होता है। तो सबको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 19 और ये हो जाएगा 30x। तो 30x बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो 12 तिया 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12। अब x का वैल्यू अगर 12 आ गया तो आप सारे वैल्यूज को रख दो यहाँ पे, ठीक है, रख सकते हो कि नहीं। जैसे 4x, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 पंचे 60 और उसके बाद 12 हम 120 और ये हो जाएगा 12 गुणित मतलब 132, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना चालू करते हैं। ए एक चक्कर 352 सेकेंड में, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में पूरा करता है। ये अलग अलग है ना, चक्कर को लगाने में इतना इतना समय वो लेते हैं। सभी एक ही समय पर शुरू होते हैं, कितने समय बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर आ जाएंगे। इस टाइप का आपको घंटी वाला क्वेश्चन भी मिलेगा कि एक घंटी जो है इतने सेकंड में बजता है, दूसरा इतने सेकंड में बजता है, तीसरा इतने सेकंड में बजता है, बताओ कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त लेंगे और लघुत्तम समापवर्त लेने के बाद जो है ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा आपका जो है 2772, ठीक है, 2772। फिर इसको आपको मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 60 से भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका 46 मिनट और 12 सेकंड जो है आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितना कम करना चाहिए ताकि उपभोग समान बना रहे। तो इसका फॉर्मूला होता है R बटे में 100 प्लस R। तो R कितना दिया है देखो 50 दिया है और यहां पर ये हो जाएगा 150, मतलब 1/3 हमें क्या करना पड़ेगा, कम जो है हमें करना पड़ेगा। तब जाके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो खर्च है उसको हम लोग बराबर जो है रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग क्या है, 19 है। मतलब एक क्यूबॉइड का लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट ये आपका कितना है 19 है। और उसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो आपका 5√5 है। तो आपको घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। अब यहां पर अगर दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, डी मतलब विकर्ण है ना, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। अब डायगोनल देखो कितना दिया है, 5√5 दिया है, तो 5√5 का स्क्वायर। अब यहां पर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं पता है, तो हो जाएगा 5 5 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। तो हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पता चल गया, जो कि कितना है हमारा 125 है। ठीक है, इसको निकाल कर रख लेते हैं, अभी आगे काम आएगा। उसके बाद देखो यहां पर जो दिया है पहला वाला, इसमें हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कर, देखो अभी बताने में मुझे इतना समय लग रहा है, आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, या हो सकता है कि मेरे से भी दूसरा शॉर्टकट आपको पता होगा जिसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा आपका 19। 19 का वर्ग कितना होता है 389 होता है ना, 19 का वर्ग तो 389 होगा, सॉरी 361 हो जाएगा, 361। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, देखो 125। सो 125 धन 2 गुणित एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल
बराबर 361। अब 361 में से 125 को हटा दो, कितना बचेगा आपके पास? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL बराबर ये बचेगा 236। और यही तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, घनाभ का। तो यही आपका 236 जो है क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है a बराबर 2 गुणित डायगोनल का स्क्वायर। तो 2 गुणित डायगोनल कितना है? देखो 8√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा 64 गुणित 6 करेंगे तो आएगा 384। ठीक है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं फॉर्मूले के हिसाब से। ये इसका सूत्र है, आप लिख लीजिएगा। चलिए अब देखो, दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है, संख्याएं इस अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो 1x है क्योंकि अनुपात में दिया है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 7x है। अब आपको मालूम होगा एक सूत्र कि दो संख्याओं का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो LCM देखो हमारा कितना है? 24। HCF कितना है? 168। पहला नंबर कितना है? 1x। दूसरा नंबर कितना है? 7x। तो ये हो जाएगा आपका 7x का स्क्वायर, और यहां से फिर ये आ जाएगा आपका 24 गुणित 100 कितना है? 24 गुणित हमारे पास है 168। तो 24 गुणित 168 ये जो है आपका आ जाएगा 4032, और इसको हम लोग 7 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 576। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 576। ठीक है, अब ये जो 576 जो आया है ये किसका स्क्वायर रूट है? देखो तो 576 जो है आपका मेरे ख्याल से जो है 24 का है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 24। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो एक तो है आपका 1x, मतलब 24 एक कम 24, ये तो छोटी संख्या हो गया। तो 24 गुणित 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 सत्ते कितना होता है? 168। तो छोटी संख्या पूछता तो 24 को लेते, बड़ी संख्या पूछा इसीलिए 168 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। आप एक बिंदु से इस तरीके से अनंत रेखाएं जो है क्या कर सकते हैं? गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पर बोला होता कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा जा सकती है, तो दो बिंदुओं से जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है, लेकिन एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं जो है खींच सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक आयतहाल की फर्श जो है, एक आयताकार हमारे पास फर्श है, उसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का टाइल्स लगाना है, तो कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? तो कुल क्षेत्रफल बटे में एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो मीटर है, तो 4 मीटर मतलब कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर मतलब ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये कुल हो गया। और एक का कितना है? 8 और 6, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 पंचे 2500। 2500 टाइल्स की हमें जरूरत जो है पड़ेगी। चलिए अब यहां से सामान्य ज्ञान का प्रश्न उत्तर जो है चालू हो जाता है। गणित के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो का लेंथ जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा रोग युक्त विटामिन की कमी से संबंधित है? तो विटामिन की कमी से जो संबंधित है ये आपका रिकेट्स और बेरी, ये दोनों आपका जो है किससे संबंधित है? विटामिन की कमी से संबंधित है। और कौन कौन सी विटामिन की कमी से संबंधित है उसको भी आप कमेंट करके बताइए। जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, क्या होता है? आप इसको कमेंट करके जो है बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन पे, देखिए छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा की रचना किसने की थी? तो मोंगरा की रचना शिवशंकर शुक्ल ने जो है की थी। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अच्छा ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगा तो अलग से वीडियोस में मैं ले आऊंगा। अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया वैसे भी। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या? सक्रिय का मतलब होता है जुझारू छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तुम्हारा जुझारू नेता सरपंच चुनाव होता है तो इस तरीके का दिखते हैं कि नहीं। चलिए 50वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ की उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वो कौन से खेल से संबंधित है? सीधा पूछ लेता है भाई, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला? ठीक है, भारोत्तोलक से संबंधित है। ठीक है,
कितने किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है, ये आप इसको ढूंढ के आंसर करिए इसका, ठीक है, कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है, 52 में खेलती है, कौन से किलोग्राम में खेलती है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मपल्ले और भीमा नदी के इस विपुल भंडार खोजे गए हैं, तो किसके भंडार खोजे गए हैं, क्रोमियम के भंडार जो है खोजे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी, तो रोलेट एक्ट जो है ये 1919 की घटना है, बारदोली 1928 का है, काकोरी 1922 के आसपास का है, और 23 के आसपास का, चौरा चौरी 1922, हाँ उसी के आसपास का है, ठीक है। तो सबसे पहले रोलेट एक्ट आया था। चल आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार कहां है, देखो एक तो आपका भारत और चीन में है, और कहां है, बांग्लादेश में, मतलब अ और स, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के साहित्य के इतिहास को 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्यादातर निर्वाह के लिए किया जाता है, जीवन यापन के लिए, तो बाजरा और चावल का खेती किया, बाकी कपास ये तो सब आपका कमर्शियल क्रॉप है ना, पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो उन्हें शहीद राजीव पांडे सम्मान जो है दिया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन जो है करते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था, तो दलित वर्ग से जो है क्या था, ये संबंधित था, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि दर को किस तत्व ने बढ़ाया, तो निजी उपयोग मतलब प्राइवेट कंजम्पशन ने जो है इसको बहुत ज्यादा जो है बूस्ट जो है किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया था, देखो प्रादेशिक स्वायत्ता लागू जो है किया गया था, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बहुत समय ले लेगा इसीलिए ना, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या होगा, हमन जात हन, ठीक है, हमन जात हन। अगला देखिए, हिंदी शब्द अनुमान, अनुमान का जो है छत्तीसगढ़ी में जब अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा आपका अटकरना, ठीक है। उसके बाद है आगे देखो, पश्चिम से पूरब तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय नेपाल के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, यहां पर नेपाल में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियां जो है नेपाल में ही आपको देखने को जो है मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो प्रशिक्षकों को या कोच को जो है दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, सम्मिलित किया जा सकता है, इवन वो मीटिंग में जाकर भी जो है क्या कर सकते हैं, जैसे संसद का कोई सत्र चल रहा है तो उनके पास इतना पावर होता है, मतलब उनका अधिकार होता है कि वो जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं। बैगानी किस जनजाति की भाषा है, तो बैगानी जो है बैगा जनजाति की क्या है, भाषा है। आगे बढ़ते देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था, तो कृषि और उसके संबंध क्षेत्र का योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है, स्वास्थ्य खराब है इसीलिए शिशु मृत्यु दर क्या है, ज्यादा इसका सूचक है। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, रेणुका यादव है, और ये वर्तमान में कुछ पोस्ट पर है, ठीक है, कौन से पोस्ट पर है आप इसको थोड़ा सा पढ़ के बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक से आने के बाद इनको सम्मान किया गया था। प्रभावी अकर्मण्यता का नीति का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इसके बाद स्पोर्ट्स आ जाएगा जो कि आपके लिए काम का फिलहाल है नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है, तो प्रथम नाट्यकार है हमारे लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। तो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसके आंसर को जो है मैं एक्सप्लेनेशन जो है नहीं कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।